चलिए ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ आप सबके एग्जाम अच्छे गए होंगे, क्योंकि एग्जाम्स के बाद आज हम मिल रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा था जिसका नाम है बहुपद, उसको आज हमें आगे बढ़ाना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था अभी क्लास शुरू होने से पहले भी, कि हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक हुआ था वो चल रहा था पदों के पुनः स्थापन विधि द्वारा गुणनखंड, व्यंजकों का, सॉरी नॉट पदों का, व्यंजकों का पुनः स्थापन विधि द्वारा गुणनखंड, रीग्रुपिंग मेथड जिसको हम बोल रहे थे। लेकिन समय की कमी के कारण वो टॉपिक हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो नहीं पाया था। अब क्लास को हुए भी काफी दिन हो गए, इसीलिए अब हम उस टॉपिक को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार कि सार्व गुणनखंड विधि, ये भी एक विधि होती है व्यंजकों के गुणनखंड की। उसमें क्या होता था, कैसे होता था, क्यों होता था, कब होता था, कहाँ होता था, ये सब चीजें हम पढ़ लेते हैं पहले उसके बारे में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पदों का पुनः स्थापन कैसे करते थे, रीग्रुपिंग मेथड क्या होता था, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है बहुपद, सबसे पहले बात कर लेते हैं सार्व गुणनखंड की विधि क्या होती है। तो सबसे पहली चीज आपको याद होगा, मैंने आपको सार्व गुणनखंड का मतलब बताया था। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसा गुणनखंड है ना, या ऐसा, ऐसी संख्या या ऐसा चर जो सभी पदों के पास हो, है ना। मैंने जिसको हम कॉमन या उभयनिष्ठ भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी की बोतल का। मैंने कहा था एक पानी की बोतल है मेरे पास, सेम उसी तरीके की पानी की बोतल आपके पास है। तो हम दोनों का जो सार्व गुणनखंड होगा, या हम दोनों में जो उभयनिष्ठ चीज होगी, वो क्या होगी? वो पानी की बोतल होगी। ठीक है, आपको याद आया? यही बताया था मैंने, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये होता है सार्व गुणनखंड की विधि, जिसमें हम क्या करते थे? उभयनिष्ठ निकालते थे, कॉमन निकालते थे, संख्या को या चर को। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया एक्स वाई प्लस 3xyz, इसको लिख लेते हैं 2xy प्लस 3xyz। मैंने ये लिखा और मैं कहूं इसका गुणनखंड करिए आप। मैं क्या कहूं? ये एक व्यंजक है। ये क्या है? एक व्यंजक है। इस व्यंजक के गुणनखंड करिए सार्व गुणनखंड विधि से। तो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था सबसे पहले मैं 2xy के गुणनखंड करूंगा। तो जल्दी से मुझे बताइए 2xy के गुणनखंड क्या होंगे? सभी लोग मुझे बताएं 2xy के गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले दो, दो के गुणनखंड क्या होंगे? दो एकम दो। तो दो के गुणनखंड तो सिर्फ दो ही आया। दो का गुणनखंड क्या आया? सिर्फ दो ही आया। तो दो ऐसे का ऐसे ही गुणा। एक्स वाई के गुणनखंड क्या हुए? एक्स गुणा वाई। फिर बीच में क्या है? फिर बीच में क्या है? प्लस है। बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। अब इसको देखिए, 3xyz के गुणनखंड बताइए सभी लोग। वेरी गुड शिवानी। 3xyz के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले तीन के गुणनखंड क्या होंगे? तीन के जब आप करोगे, तीन एकम तीन, मतलब तीन ही आएगा। ठीक है, गुणा एक्स वाई जेड के गुणनखंड क्या होंगे? एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे, जल्दी बताइए। ठीक है, सबसे पहले दो एक्स वाई के गुणनखंड किए तो दो गुणा एक्स गुणा वाई आए। उसके बाद तीन एक्स वाई जेड के गुणनखंड किया तो तीन गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ये आया। ठीक है, फिर हम क्या देखते थे? हम देखते थे इनमें सार्व गुणनखंड क्या है, या इनमें उभयनिष्ठ क्या है, या इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं कहूं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कैसे देखोगे? सबसे पहले दो को देखो, दो इस पद के पास है। दो क्या है? इस पद के पास तो है, लेकिन दो इस वाले पद के पास नहीं है। ठीक है, एक्स इसके पास है और एक्स इसके पास भी है। तो मैं क्या करूंगा? एक्स को बॉक्स में बंद कर दूंगा। ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, क्योंकि ये दोनों के पास है। ठीक इसी प्रकार अगर आप वाई को देखो, वाई इसके पास है और वाई इसके पास भी। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? वेरी गुड, एक्स वाई। ठीक है, तो कॉमन या उभयनिष्ठ क्या हुआ? एक्स वाई। इसी को हम बोलते थे सार्व गुणनखंड। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हुआ? एक्स वाई। अब मैं इस एक्स वाई को बाहर लिख लेता हूं। ठीक है, एक्स और वाई को मैंने बाहर लिखा, एक ब्रैकेट लगाया। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? जो बॉक्स के अंदर बंद नहीं है, जो डिब्बे के अंदर बंद नहीं है, सबसे पहले दो बंद नहीं है तो दो, फिर प्लस बंद नहीं है तो प्लस, फिर तीन तो तीन, और फिर जेड तो जेड। ये तरीका होता था सार्व गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करने का। सबको याद आया या दोबारा से बताऊं? ठीक है, मान लो ये एक व्यंजक है, इसका मुझे गुणनखंड करना है। तो पहले दो एक्स वाई के गुणनखंड किए, दो गुणा एक्स गुणा वाई, फिर प्लस ऐसे का ऐसे ही,
3 एक्स वाई जेड के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुना एक्स गुना वाई गुना जेड। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई इसमें भी आ रहा है, एक्स वाई इसमें भी आ रहा है और एक्स वाई इसमें भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ क्या हुआ, एक्स वाई, वो मैंने यहां लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या क्या उभयनिष्ठ नहीं है, 2 + 3 जेड। ठीक है, इस तरीके से हम करते थे सार्वगुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी। ठीक है, अब आपको ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो आपको इस पूरे व्यंजक के अंदर कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है ना। अगर मैं कहूं मैंने लिखा 2xy + 3xyz, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे व्यंजक में उभयनिष्ठ क्या है, तो हमने अभी देखा क्या है उभयनिष्ठ, एक्स वाई इसमें भी आ रहा है और एक्स वाई इसमें भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ इस पूरे व्यंजक में क्या है, एक्स वाई है। उभयनिष्ठ क्या है, एक्स वाई, या कॉमन क्या है, एक्स वाई है। लेकिन मान लो मैं ऐसे लिख दूं 2 + 4x, 2 प्लस, अगर मैं एक व्यंजक ऐसे लिख दूं x² + 5xy - y, मैंने इस तरीके से लिख दिया, और मैं आपसे कहूं, और यहां लिख देता हूं मैं 2x, मान लो +2x, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये एक क्या है, बीजीय व्यंजक है, और मैं आपसे कहूं कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या कॉमन है, इसमें उभयनिष्ठ या कॉमन क्या है इस पूरे व्यंजक में। ऐसी चीज जो x² के पास भी है, 5xy के पास भी है, y के पास भी है और 2x के पास भी है। हाँ, एक तो है पवित्रा, एकदम सही बोला आपने, एक के अलावा कुछ है, एक के अलावा, हाँ एक आप लोग बोल रहे हो एक कॉमन है इसमें, लेकिन उससे हमें कुछ फायदा नहीं है ना, एक अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं तो कुछ आंसर आएगा मेरा, नहीं आएगा, यही आ जाएगा दोबारा से। एक के अलावा कुछ कॉमन है, कॉमन का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो x² के पास भी हो, 5xy के पास भी हो, y के पास भी हो और 2x के पास भी हो। क्या कुछ ऐसा आपको दिख रहा है जो सबके पास है, ऐसा नहीं दिख रहा। तो ऐसे व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए हम उपयोग करते हैं पदों का पुनः स्थापन, पदों के पुनः स्थापन द्वारा गुणनखंड। तो आपको समझ में आया इसका यूज कब है, जब आपको पूरे व्यंजक में कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, है ना, जब आपको व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में कुछ भी उभयनिष्ठ, है ना, पूरे उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, उभयनिष्ठ ना मिले, तब हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, पदों का पुनः स्थापन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, तो आपको समझ में आया जो आज का टॉपिक है उसको पढ़ने के का कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे व्यंजक हैं जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, हमारे पास कुछ ऐसे व्यंजक हैं गणित में, बीज गणित में, अलजेब्रा में, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वहां पर हमें इस विधि का, इस मेथड का यूज करना होगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आया, हम इस टॉपिक को पढ़ के रहे, क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड तो हम पहले भी कर रहे थे, गुणनखंड तो हम पहले भी कर रहे थे सार्वगुणनखंड विधि से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सार्वगुणनखंड विधि सिर्फ वहीं चलेगी जहां पर व्यंजक में कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा, लेकिन अगर किसी व्यंजक में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा, तो वहां पर हम करेंगे पदों का पुनः समूहन। ठीक है, तो पदों के पुनः समूहन का मतलब क्या है कि हम पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, मतलब पदों की जगह बदलते हैं, जगह बदलते हैं। याद आ रहा है कुछ, ये हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा, है ना, लेकिन काफी टाइम हो गया है इसलिए मैं इसको शुरू से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो रीग्रुपिंग या पदों का पुनः समूहन में हम क्या करते हैं, पदों की जगह को बदलते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं। क्यों करते हैं, गुणनखंड को सरल बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो 10xy + 21, 10xy + 21 + 15x + 14y, आपको इसमें कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या, बताओ जल्दी से, आपको इसमें कुछ पूरे व्यंजक में कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या। सबसे पहले 10xy देखो, 10xy के गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 5,
2 गुणा 5। ठीक है, 10 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 5। एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे? गुणा एक्स गुणा वाई। फिर देखिए इसको 21 को, 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 21 के गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 7। फिर है 15x, 15 के गुणनखंड क्या होंगे? आप लोग बताइए 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 15 के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड करने मैंने आपको सिखाए थे 5 गुणा में 3। 5 गुणा में 3। बाकी लोग बताइए 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 15 है ना ये, तो 15 को मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, 3 से हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। फिर 5 किससे होगा? 5 से होगा, तो 5 एकम 5। तो 15 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, और ये x है तो गुणा में x। और 14 के गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी बताइए, 14 के गुणनखंड क्या होंगे? ये हो गए 15x के। 14 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, और y ऐसे का ऐसे ही गुणा में y। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है इन सब में? कुछ ऐसी चीज जो इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो और इसके पास भी हो? कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। अब देखो, 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है इसके पास नहीं है, x इसके पास है इसके पास नहीं है, y पहले वाले के पास है इसके पास नहीं है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों के पास हो। तो यहां पर हम सार्व गुणनखंड नहीं निकाल सकते, है ना। इसमें से हम उभयनिष्ठ या कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, कुछ कॉमन कुछ उभयनिष्ठ आ ही नहीं रहा इस पूरे व्यंजक में। इसलिए हम इसमें से कुछ भी कॉमन, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते। ये बात सबको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं समझ में आया है तो एन टाइप कर दो। हम इस पूरे व्यंजक में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कॉमन का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो सबके पास हो। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो सभी के पास हो? नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो मेथड है यहां पर लगेगा कौन सा? पदों का पुनः समूहन, यानी इस मेथड का यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी बताइए। तो यूज कैसे होगा उस पर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित कैसे करेंगे? 15x को हम आगे रख देंगे, 21x को पीछे कर देंगे, यानी 15x को दूसरे नंबर पर लिख दो और 21 को तीसरे नंबर पर लिख दो। इसी को हम कहते हैं पदों को पुनर्व्यवस्थित करना या पदों की जगह को बदलना। ठीक है, जगह को बदलने से मतलब यह है कि पदों सॉरी पुनर्व्यवस्थित से करने से मतलब यह है कि पदों की जगह को बदल दो। 15x हमने यहां लिख दिया और 21 हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके गुणनखंड करने हैं मुझे, इसके मुझे गुणनखंड करने हैं। तो सभी लोग पूरा फोकस, अपने माइंड का पूरा फोकस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर आइए, और जिस पॉइंट पर डाउट हो उसी पॉइंट पर मुझे रोक कर पूछ लेना। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं, और ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। चलो, तो देखो सबसे पहले क्या है? 10xy, 10xy के गुणनखंड क्या होंगे? 10xy के गुणनखंड क्या होंगे? तो सबसे पहले 10 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे? 10 के गुणनखंड में कैसे करूंगा? 10 मैंने लिखा, 10 2 से भाग हो जाएगा तो 2 पंजे 10, और फिर 5 5 से ही भाग होगा तो 5 एकम 5। तो 10 के गुणनखंड आए यहां पर 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। ठीक है, एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे? मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान है चरों के गुणनखंड करना। ठीक है, अगर इन पर कोई घात है तो उसको खोल दो। अब इन पर तो घात एक ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको एक्स वाई को क्या लिख देंगे? एक्स गुणा वाई। ये गुणनखंड समझ में आया सभी को? ये गुणनखंड फैक्टराइजेशन सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, इस पॉइंट पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। अभी मैंने सिर्फ 10 एक्स वाई के गुणनखंड किए। गुणनखंड में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज यार पूछ लो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर गुणनखंड में कोई डाउट है इसके तो पूछ लो, क्योंकि ये अगर डाउट रह गया तो आगे का एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5, एक्स वाई के एक्स गुणा वाई। ठीक है, चलो
उसके बाद 10xy के बाद क्या है, 21 है। 21 के गुणनखंड क्या होंगे, आप लोग बताइए। 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुना 7, वेरी गुड। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 3 गुना 7। इसी प्रकार 15x के गुणनखंड क्या होंगे? 15 के क्या होंगे? 15 के गुणनखंड क्या होंगे बताइए? 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुना 5 होंगे। 3 गुना 5 होंगे, और गुणा x ऐसे का ऐसे ही। इसके बाद क्या है, 14y। तो 14y के गुणनखंड क्या होंगे? 14y के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले 14 के गुणनखंड क्या होंगे बताइए? 14 के वेरी गुड। 2 गुना 7 गुना y, वेरी गुड शिवानी। तो 14 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुना 7, और ये y ऐसे का ऐसे ही। अब आप ये देखो कि क्या आपको कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या इन सब में? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है ना? अगर आप देखोगे, पहला पद मेरा 10xy था, उसके गुणनखंड ये थे। दूसरा पद 21 था, उसके गुणनखंड ये थे। 15x तीसरा पद है, उसके गुणनखंड ये हो गए। 14y लास्ट वाला पद है, उसके गुणनखंड ये हो गए। अब मुझे ये देखना है कि क्या कुछ ऐसा है जो चारों के पास हो। सबसे पहले 2 देखो, 2 पहले वाले के पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास है। 5 पहले वाले के पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। एक्स इसके पास है, इस इसके का मतलब जब भी मैं बोल रहा हूं इसके पास मतलब पदों के पास, ठीक है। एक्स पहले पद के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास है, चौथे के पास नहीं है। वाई पहले वाले के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास नहीं है, चौथे के पास है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों के पास हो। मतलब कॉमन कुछ भी नहीं, उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं। क्योंकि कॉमन और उभयनिष्ठ का मतलब ही यही है कि ऐसी चीज जो सभी के पास हो, है ना। मेरे पास जैसे मैंने बताया पानी की बोतल, आपके पास भी सेम ऐसी ही पानी की बोतल है, तो उभयनिष्ठ क्या है? पानी की बोतल। ना तो इसके पास, ना इसके पास, ना इसके पास, ना इसके पास, ऐसा कुछ नहीं है जो सबके पास हो, ठीक है। तो यहां पर उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है। तो अगर उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? पुनः स्थापन विधि। पुनः स्थापन विधि। तो आइए यूज करते हैं। यूज कैसे करना है देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन है मेरा ये, 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। तो 10xy के गुणनखंड मैंने यहां पर किए, क्या आए हैं? 2 गुना 5 गुना x गुना y, ठीक है। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लगाया। 21 के गुणनखंड मैंने यहां पर किए हैं, क्या है? 3 गुना 7। ये किए हुए हैं ना सबके, सबके किए हुए हैं मैंने, वो सब यहां लिख रहा हूं। फिर प्लस है इसके बाद तो प्लस लगाया क्वेश्चन में। 15x के गुणनखंड क्या है? 3 गुना 5 गुना x। 15x के गुणनखंड क्या है? 3 गुना 5 गुना x। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। 14y के गुणनखंड मैंने यहां पर किए हुए हैं, ये 2 गुना 7 गुना y। तो 2 गुना 7 गुना y। अब मैंने अभी आपको बताया कि इन सब में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पेन, अच्छा पेन उभयनिष्ठ है हम दोनों के बीच में, लेकिन मेरा पेन अलग है, आपका पेन अलग है, तो वो भी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इनको पुनर्व्यवस्थित करूंगा। पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका क्या है? आप ये देखो, पहले और तीसरे को देखो, इस वाले को देखो और तीसरे वाले को देखो, कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? ये पहला जो पद है इसको देखो, और जो तीसरा पद है इसको देखो, कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या? आपको कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है दोनों में? बताइए, जल्दी बताइए। पहले और तीसरे में उभयनिष्ठ है, क्या है? 5, 5 ही है, सिर्फ 5 के अलावा और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, 5x, 5 गुना x, ये देखो ना, 5 गुना x इसके पास भी है और 5 गुना x इसके पास भी है। मतलब अगर मैं इन दोनों पदों को एक साथ लिख दूं, अगर मैं पहले और तीसरे पद को एक साथ लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? यानी मैं इसकी जगह बदल दूं, इसको यहां लिख दूं दूसरे स्थान पर, इसी को हम कहते हैं पदों का पुनः स्थापन, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में 5x मुझे कॉमन मिल रहा है, तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूं। एक साथ लिखने का मतलब ये है, पहले मैं लिख लेता हूं
2 गुणा 5 गुणा x गुणा y, इसके बाद लगा रहा हूं मैं प्लस का निशान क्योंकि ये प्लस का है, और फिर मैंने लिख लिया 3 गुणा 5 गुणा x। क्यों? क्योंकि इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार इसको देखो, किसको? इस वाले को और इस वाले को, दूसरे और चौथे को देखो, सेकंड और फोर्थ को। इसमें आपको कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में कुछ उभयनिष्ठ है? बताइए। 7, वेरी गुड। तो आप देखोगे 7 यहां पर भी है और 7 यहां पर भी है, तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूं, है ना? अरे जब इनमें कुछ चीजें एक जैसी हैं तो इनको एक साथ लिख लेता हूं, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं, यानी इस 3 गुणा 7 को इसके साथ ही लिख लेता हूं मैं। तो यहां पर आया प्लस 3 गुणा 7, फिर आया प्लस, फिर क्या आया? 2 गुणा 7 गुणा y। यहां तक कोई डाउट? मैंने बेसिकली क्या किया है, 15x को 21 की जगह लिख दिया, 21 को 15x की जगह। ठीक है, इनकी जगह बदली है इन दोनों की, इसको यहां लिख दिया है दूसरे नंबर पर और इसको तीसरे नंबर पर। इसको कहते हैं हम पदों का पुनः स्थापन करना। ये चीज सबको क्लियर हो गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब सबसे पहले इन दोनों पदों को देखो, इसमें क्या कॉमन था? 5 गुणा एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 गुणा एक्स। तो 5x मैं लिख लेता हूं, फिर लगाता हूं ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जो कॉमन नहीं है? 2y। तो 2y प्लस प्लस 3। ये बात समझ में आई सभी को? इन दोनों में 5 गुणा एक्स कॉमन था, 5x मैंने बाहर लिखा, अंदर क्या बचा? 2y प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 और 7, यानी प्लस का 7 मैंने बाहर लिखा, अंदर क्या बचा जो कॉमन नहीं है? यानी 3 प्लस 2y। यहां तक कोई डाउट? इस वाले स्टेप में कोई डाउट किसी को? मैंने क्या किया है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन था? 5x, तो वो मैंने यहां लिखा, ब्रैकेट लगाया। जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है? 2y प्लस 3, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर इन दोनों में देखो क्या कॉमन था? 7, तो 7 मैंने यहां लिखा। अब जो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है? 3 प्लस 2y, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो। अब आपको क्या देखना है? इसको देखो और इसको देखो, बीच में प्लस है ना, इस प्लस को मैं दूसरे कलर में लिख लेता हूं। ठीक है, इस वाले को देखो और इस वाले पद को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा एक काम करता हूं, इसमें एक स्टेप और लगा लेते हैं। अच्छा स्क्रीन चली गई है, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। मुझे आप एक 5 सेकंड दो, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ जी, ठीक है, ये चल रहा था। ओके, स्क्रीन में दोबारा से शेयर कर रहा हूं। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं 3 + 2y वो कॉमन है, ठीक है। आप यहां ध्यान से देखोगे, अगर स्क्रीन सबको दिख रही है ना, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको दोबारा से लिख रहा हूं। दोबारा से मैं इस तरीके से लिखूंगा, 5x 2y प्लस 3 प्लस 7। 3 + 2y को 2y प्लस 3 लिख दो तो कुछ प्रॉब्लम है? 3 + 2y को अगर 2y प्लस 3 लिख दो तो इससे कोई प्रॉब्लम है ना? 3 + 2y लिखो, या मैं अगर मैं कहूं कि अगर 3 + 4 है तो क्या मैं उसको 4 + 3 लिख सकता हूं? 3 + 4 को क्या 4 + 3 लिख सकता हूं? ये भी 7 होता है, ये भी 7 होता है। यानी जगह बदलने से, अगर बीच में जोड़ का चिन्ह है और अगर मैं जगह बदल रहा हूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी 3 + 2y को मैं 2y प्लस 3 लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। 3 + 4 भी 7 होते हैं और 4 + 3 भी 7 होते हैं। 10 + 5 भी 15 होता है, 5 + 10 भी 15 होते हैं। मतलब जगह बदलने से, अगर जोड़ दो संख्याएं जुड़ रही हैं, उनकी जगह में बदल दो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब बताओ मुझे इसमें
और इसमें क्या कॉमन है। अगर आप देखो 2y+3 इसमें भी आ रहा है और 2y+3 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन क्या आया, 2y+3 आ गया कॉमन। और फिर लगाऊंगा एक और ब्रैकेट, उसके अंदर क्या बचा जो कॉमन नहीं है, यानी 5x+7। ठीक है, 5x+7। ठीक है, और यही हमारे क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। यही हमारे क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्लियर हुआ आपको कैसे करना है। और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताइए, ये समझ आया सभी को कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनके गुणनखंड करके देखे, हमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिला, तो हमने जगह बदल दी, 15x को आगे ले गए, 21 को पीछे ले गए। फिर इन दोनों में से पहले कॉमन निकाला 5x, और जो बचा उसको अंदर लिख लिया। फिर इन दोनों में से कॉमन निकाला 7, जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, 2y+3, और जो बचा 5x+7 वो यहां लिख लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके, ये तरीका होता है क्या, पुनः समूहन विधि से गुणनखंड करना। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे, आपको और क्लियर होगा। तो जैसा कि मैंने बताया 10x, इन सब के पहले मैंने गुणनखंड किए, यहाँ सभी पदों में कोई सार गुणनखंड नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले और तीसरे पद में 5x तथा दूसरे और चौथे पद में 7 आ रहा है। देखो 5x पहले में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तो हमने पहले और तीसरे को एक साथ लिख लिया और दूसरे और चौथे को एक साथ लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद हमने इसके गुणनखंड किए, तो ये हमारा आंसर आया 2y+3 5x+7। ये मैंने अभी आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है कैसे आया है। और क्वेश्चंस करते हैं और आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। cx², इसके गुणनखंड करने हैं, cx² + dy² + cy²। बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इन सब में, ऐसा कुछ है जो सभी के पास हो। देखो पहले वाले के पास c है तो दूसरे वाले के पास नहीं है, पहले के वाले के पास x² है तो दूसरे वाले के पास नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों के पास हो, है ना। c पहले वाले के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास नहीं है, चौथे के पास है। x² पहले वाले के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास है, चौथे वाले के पास है। तो इस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, जगह बदलूंगा। क्या करूंगा, जगह बदलूंगा। अब जगह कैसे बदलूंगा, देखो पहले और तीसरे को देखो, पहले और तीसरे को, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ऐसी क्या चीज है जो दोनों के पास है, जल्दी बताइए। x² है ना, देखो x² इसके पास भी है और x² इसके पास भी है, तो इन दोनों को मैंने लिख लिया एक साथ, यानी cx² + dx²। ये बात आपको समझ में आई एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है दोनों में, तो इसलिए इनको एक साथ लिख लिया, cx² और dx²। यहां तक कोई डाउट। सबसे पहले मैंने देखा इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने फिर क्या किया, पहले और तीसरे को देखा तो इसमें x² कॉमन है, तो इनको एक साथ लिख लिया, है ना। जो एक जैसे नेचर के लोग होते हैं वो एक साथ ही तो रहते हैं। इनके पास देखो, इनका एक जैसा नेचर है, इसके पास भी x² है, इसके पास भी x² है, तो इन दोनों को मैं साथ रखूंगा। ठीक इसी प्रकार इसको देखो, किसको, dy² और cy², इन दोनों के पास क्या है, y² है। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, इसके पास भी y² है, इसके पास भी y² है। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा, तो क्या बचा, प्लस का dy² और प्लस का cy²। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों में x² कॉमन है पहले और तीसरे में, तो इनको एक साथ लिख लिया। दूसरे और चौथे में y² कॉमन है, तो इनको एक साथ लिख लिया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को लो और इन दोनों को अलग अलग लेना है मुझे। पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों को, इसमें क्या कॉमन है, x² इसके पास भी है, x² इसके पास भी है, तो x² आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा जो डब्बे में नहीं है, यानी c + d। ये चीज क्लियर हुई। इन दोनों में क्या कॉमन था, इन दोनों पदों में क्या कॉमन था, x², तो वो बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, c + d।
ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो वाई स्क्वायर इसके पास भी है और वाई स्क्वायर इसके पास भी है, तो कॉमन क्या आया, वाई स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, डी प्लस सी। यहां तक समझ आया, जल्दी बताइए। जो कॉमन था वो डब्बे में बंद कर लिया, उसको बाहर लिख लिया, और जो चीज बच गई है वो अंदर लिख ली है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद में क्या करूंगा, सी प्लस डी प्लस वाई स्क्वायर, डी प्लस सी को मैं सी प्लस डी लिख लूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? डी प्लस सी को अगर सी प्लस डी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी बताया ना, 4+5 को 5+4 लिख लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? 4+5 भी 9 होता है और 5+4 भी 9 होता है, यानी जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सी डी प्लस सी को मैं सी प्लस डी लिख सकता हूं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को? बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, बीच में प्लस है ना, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे सी प्लस डी इसके पास भी है और सी प्लस डी इसके पास भी है, तो कॉमन क्या आ गया, सी प्लस डी, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, जो डब्बे में बंद नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बताइए, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट हो को तो पूछ लीजिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर ऐसा, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए, इस बार आप लोग खुद से करेंगे इसको। अगर मैं लिखूं 5x² प्लस 3y² प्लस, ये चलो ये 5 और 3 से थोड़ा, अगर मैं लिखूं dx² प्लस y² प्लस x² प्लस dy², इसके गुणनखंड करने हैं, करिए करिए, इसके गुणनखंड क्या होंगे? सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व अपनी नोटबुक में, फिर मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा। सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। dx² प्लस y² प्लस x² प्लस dy²। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। फिर पोल में करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है? ओके, शिवानी ने आंसर दिया है e प्लस डी x² प्लस y²। ओके, देखते हैं। पहला, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? पहला और तीसरा देखो, कुछ कॉमन है? dx² प्लस y², डी प्लस ई होगा ना, प्लस का भी चिन्ह आएगा, डी प्लस ई x² प्लस y²। देखो, पहले और तीसरे को देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है? पहले और तीसरे में x² कॉमन है। अब देखो ना, ये पहला है dx², ये तीसरा है x²। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? x²। इसमें भी आ रहा है x², इसमें भी आ रहा है x²। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, यानी dx² प्लस x²। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? भाई मैं सबसे पूछ रहा हूं, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? x²। तो मैंने पहले और तीसरे को एक साथ लिख लिया। ये स्टेप अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये स्टेप अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।
मैं नाम ले लेके पूछूंगा फिर। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर मैं नाम ले लेके पूछता हूँ कि क्या समझ आया। अगर नहीं समझ आया है तो एन टाइप कर दो। अमीशा नाम से जो स्टूडेंट है, समझ आ गया है आपको? और अगर समझ आ गया है तो बताइए क्या समझ आया। अमीशा, अमीशा नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक ऑन करिए और बताइए क्या समझ आया आपको। अभी भी पूछ रहा हूं, अगर नहीं समझ आया तो एन टाइप कर दो, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। फिर मैं नाम ले लेके सबसे पूछूंगा किसको क्या समझ आया है। मैंने ये कहा है पहले और तीसरे पद में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने पहले और तीसरे को एक साथ लिख दिया। इसमें कोई डाउट है? जाग जाओ, अब तो एग्जाम खत्म हो गए, क्लास शुरू हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स, हाँ, सभी स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, तो पहले और तीसरे पद में एक्स स्क्वायर आ रहा है। पहला ये है, तीसरा ये है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया। अब दूसरे और चौथे में देखो। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी प्लस सी, वेरी गुड। दूसरे और चौथे में कुछ कॉमन है? ये दूसरा है, ये चौथा है। दूसरा पद और चौथा पद, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों में वाई स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी वाई स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा? प्लस का ई वाई स्क्वायर प्लस का डी वाई स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई गलती है तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, पहले और तीसरे में एक्स स्क्वायर आ रहा था तो उनको एक साथ लिख दिया। दूसरे और चौथे में वाई स्क्वायर आ रहा है तो उनको एक साथ लिख दिया। इस लाइन में किसी को कोई डाउट है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी लोग, सभी लोग, हेलो, हाँ जी, कहाँ ध्यान है? जितने भी बच्चे क्लास में हैं सबसे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को। अब मैं क्या करूंगा, यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इन सब में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं दो दो का जोड़ा लेकर चलूंगा, इन दोनों की जोड़ी बनाऊंगा, तभी तो मैंने एक साथ लिखा। मैंने इनको एक साथ क्यों लिखा? जिससे मैं इन दोनों की जोड़ी बना सकूं। ऐसे ही इन दोनों की मैं जोड़ी बनाऊंगा, इनको एक साथ लिखा। अब देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर जो डब्बे में बंद है, दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। इन दोनों पदों में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो उसको डब्बे में बंद कर दिया और उसको लिख लिया यहां, और फिर लगाया एक ब्रैकेट का चिन्ह। अब जो डब्बे में बंद नहीं है, डब्बे में क्या क्या बंद नहीं है? डी प्लस ई, ये डब्बे में बॉक्स में बंद नहीं है, उसको लिख दो यहां पर डी प्लस ई। ठीक इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें देखो, वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, तो मैं प्लस का वाई स्क्वायर बाहर ले लूंगा और अंदर क्या बंद कर दूंगा डब्बे में? जो अंदर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? जो कॉमन नहीं है, यानी जो डब्बे में बंद नहीं है, वो क्या है? ई, ई प्लस प्लस डी, तो डी। यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वो लिखा बाहर, ब्रैकेट लगाया, जो कॉमन नहीं आ रहा डी प्लस ई उसको अंदर लिखा। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वो लिखा, ब्रैकेट लगाया, और जो कॉमन नहीं है ई और डी उनको अंदर लिख लिया। अब आपका काम आसान हो गया है, अब आपको दिख रहा है इन दोनों में। अच्छा, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी प्लस ई प्लस वाई स्क्वायर। अब ई प्लस डी को भी मैं डी प्लस ई लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया 4+5 को भी मैं 5+4 लिख सकता हूं, जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ई प्लस डी को मैंने डी प्लस ई लिख लिया। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बता दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। बीच में प्लस है, जल्दी बताइए, कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अब मुझे बताओ, ये पूरा एक पद है, क्योंकि प्लस प्लस अलग अलग करता है ना पदों को, बीच में प्लस है, प्लस से पहले कुछ लिखा हुआ है और प्लस के बाद कुछ लिखा हुआ है। ये बीच में क्या है? प्लस है, प्लस से पहले कुछ लिखा हुआ है, प्लस के बाद कुछ लिखा हुआ है, तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है इन दोनों में। जल्दी बताइए, कुछ कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी प्लस ई इसमें भी आ रहा है और डी प्लस ई इसमें भी आ रहा है, तो मैं डी प्लस ई
को बॉक्स में बंद कर दिया और उसको लिख लिया यहां पर। अब जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर, तो पहले लिखो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस, फिर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब समझ आया सभी को? जल्दी बताइए, अब समझ आ गया है? फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको अब मैं सबकी नोटबुक में चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन सबकी नोटबुक में चेक करूंगा, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं नाम ले लेके किसी का भी नाम ले दूंगा और बोलूंगा एक्सप्लेन करने को। अगर डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर डाउट है तो आर टाइप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, तो फिर अगर सभी को समझ में आ गया है तो। और इस बार मैं सबकी नोटबुक चेक करने वाला हूं। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 5 मिनट है। क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर। जी, एक मिनट, हाँ, जी वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। आपके पास 5 मिनट है। ठीक है, कितने मिनट है? 5 मिनट है। सॉल्व करें। सबकी नोटबुक चेक करूंगा ठीक 5 मिनट बाद। करिए जल्दी से। जी एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं। सभी लोग करें ध्यान से, कैसे करेंगे। सर मैं तो अच्छा और जिन जिन बच्चों का मैं नाम लूंगा, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। सर आज हमारे आज सकते। आप एक बार टाइप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हो सकता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। दोबारा बोलिए एक बार, और क्या बोलना चाह रहे हो। ओके, आंसर आ रहा है। अपना माइक आप बंद कर लें। आंसर आने लगा है लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी प्लस एच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी प्लस एच। ओके, बाकी लोग, शिवानी, पवित्रा, मधु, इन 3 लोगों का आंसर आया अभी तक। बाकी लोग, 1 मिनट और है आपके पास, फिर मैं कॉपीज चेक करूंगा, नोटबुक चेक करने वाला हूं आपकी। राखी, आपने किया क्वेश्चन? अपनी नोटबुक दिखाइए, राखी, सचिन, अभिषेक, आप तीनों लोग अपनी नोटबुक दिखाइए, कैसे किया आप लोगों ने सॉल्व। अच्छा, एक्सप्लेन कौन करेगा, चलो बताओ, हैंड रेज करो, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक है, पवित्रा करिए एक्सप्लेन, कैसे किया आपने। सर जी एक्स स्केर प्लस जगह बदलेंगे तो जी एक्स स्केर प्लस एच एक्स स्केर प्लस एच वाई स्केर प्लस जी वाई स्केर, वेरी फिर गुड। इनके गुणनखंड करेंगे। फिर आएगा जी गुणा एक्स प्लस जेड गुणा एक्स प्लस एच गुणा वाई प्लस जी गुणा वाई। ओके फिर इनमें कॉमन ढूंढेंगे। ओके फिर एक्स स्केर आएगा, फिर ब्रैकेट ओके में आएंगे जी प्लस वाई, फिर ओके प्लस, फिर ओके वाई स्केर, फिर ब्रैकेट में आएगा एच प्लस वाई, ना ओके, सॉरी एच प्लस जी, जी और यस, फिर एक्स स्केर प्लस वाई स्केर ब्रैकेट जी प्लस वाई,
सॉरी ओके, G plus H H, ब्रैकेट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो एकदम सही इन्होंने बताया है, बाकी लोग भी सीखें भाई। आपको सबसे पहले ये करना है कि सब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। देखो जी इसके पास है तो इसके पास नहीं है, एक्स स्क्वायर इसके पास है तो इसके पास नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर पहले और तीसरे को देखो, फर्स्ट और थर्ड को, इसमें इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है। अब इन दोनों के पास एक्स स्क्वायर है तो इनको एक साथ लिख लो, पहले और तीसरे को एक साथ लिख लो, यानी जी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर। और ठीक इसी प्रकार दूसरे और चौथे को देखो, इसके पास भी वाई स्क्वायर है, इसके पास भी वाई स्क्वायर है, तो इनको एक साथ लिख लो, यानी प्लस एच वाई स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? जी एक्स स्क्वायर और एच एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखा है, एच वाई स्क्वायर और जी वाई स्क्वायर को एक साथ लिखा है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है। जो चीज कॉमन है उसको मैंने डब्बे में बंद किया और यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर, फिर लगाया एक ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? जो डब्बे में बंद नहीं है। डब्बे में क्या बंद नहीं है? जी, तो जी, प्लस तो प्लस, एच तो एच। ठीक इसी प्रकार इन दोनों में देखो, इन दोनों में इस पे भी वाई स्क्वायर है, इस पर भी वाई स्क्वायर है, तो प्लस का वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, डब्बे में बंद किया हुआ है। फिर लगाया मैंने कोष्ठक। अब कोष्ठक के अंदर क्या आएगा? जो डब्बे में बंद नहीं है, यानी एच प्लस जी, यानी एच प्लस जी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो यहां से क्या बचा? एक्स स्क्वायर जी प्लस एच प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इस एच प्लस जी को भी क्या लिख सकता हूं? जी प्लस एच लिख सकता हूं। ये मैंने आपको बताया कि 4+3 भी किसके बराबर होता है? 3+4 के। 5+3 भी किसके बराबर होता है? 3+5 के। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? जी प्लस एच। यहां तक कोई डाउट? मैंने एच प्लस जी को जी प्लस एच लिख दिया, यहां तक कोई डाउट? अब देखो बीच में प्लस का निशान है, बीच में क्या है? प्लस का निशान। इस प्लस के निशान को मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं। प्लस के निशान के इधर कुछ लिखा हुआ है और इस प्लस के निशान के दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? आप अगर ध्यान से देखोगे, जो भी कॉमन है उसको डब्बे में बंद कर दो, यानी जी प्लस एच कॉमन है। तो पहले मैं लिखूंगा जी प्लस एच, क्योंकि वो कॉमन है। अब एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर क्या लिखूंगा? जो कॉमन नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन, पहले ये बताइए सबको समझ में आ गया है? तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन फिर हम पोल में करेंगे। पहले बताइए ये सबको समझ में आया? ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पहले आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए, 2 मिनट है आपके पास, फिर मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेजता हूँ। जब तक आप लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे मैं पोल नहीं भेजूंगा। पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में, फिर मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी बी वाई स्क्वायर। ओके, अब तक सभी का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। पोल में आंसर सभी को करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। वेरी गुड।
चलिए आखिरी 15 सेकंड हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ओके, सबका आंसर सही है, एक्सीलेंट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करिए। चलो 15 सेकंड और दे देता हूं क्योंकि 6 लोग तो काफी हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, अगर और टाइम चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। चलिए 4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें, सभी का आंसर एकदम सही है, एक्सीलेंट रिजल्ट, एक्सीलेंट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, वाह, एक्सीलेंट, ग्रेट। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा, सभी का आंसर एकदम सही है। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले भाई, वैसे तो सबका आंसर सही था लेकिन 2 लोगों का आंसर नहीं आया था, तो मैं, आप ध्यान दें, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो मैं पहले और तीसरे को एक साथ लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। दूसरे और चौथे में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिख लेता हूं, प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा, और जो कॉमन नहीं है यानी ए प्लस बी। ठीक है, तो अंदर क्या आ गया, ए प्लस बी। फिर प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिखा, अंदर क्या बचा, बी प्लस ए, तो बी प्लस ए। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर, बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि बीच में प्लस का निशान है, बीच में क्या है, एक प्लस का निशान है, उस प्लस के निशान के एक तरफ ये लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप यहां देखोगे ए प्लस बी दोनों के पास है, दोनों के पास ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी लिख दो। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को, बताइए, सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करने हैं 12PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 20P। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले, और क्योंकि इन सब, पहले आप इसके गुणनखंड देख करो, देखो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा पी क्यू के क्या हुए, पी गुणा क्यू, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 5, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3, और क्यों, तो गुणा में क्यों, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। 20P के गुणनखंड क्या होंगे, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 20 के गुणनखंड यहां कर रहा हूं मैं, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, तो 20 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा P। ठीक है, मैंने क्या किया, सबके गुणनखंड कर दिए, सबके क्या कर दिए मैंने, गुणनखंड यहां पर कर दिए। यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को? वैसे समय जो है समाप्त की तरफ चल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, पहले बताओ यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? अब आप मुझे बताओ क्या कुछ ऐसा है कि कॉमन आ रहा हो। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 12 के गुणनखंड किए तो आए 2 गुणा 2 गुणा 3, पी क्यू के आए पी गुणा क्यू, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3,
क्यों है तो क्यों लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 20 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना पी है तो पी लगा दिया। अब आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 2 देखो इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, लेकिन लास्ट वाले के पास नहीं है। पी इसके पास है तो इसके पास नहीं है, क्यों इसके पास है तो इसके पास नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जगह बदलनी पड़ेगी। किनकी, पदों की। पदों की जगह कैसे बदलेगी, आप पहले और तीसरे को देखो, पहले और तीसरे को, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से बताइए। पहले और तीसरे में, ये पहला पद है, ये तीसरा पद है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 क्यों इसमें भी आ रहा है और 3 क्यों इसमें भी आ रहा है, तो मैं इनको एक साथ लिख लूंगा, पहले और तीसरे को एक साथ लिख लूंगा। ठीक इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 5, तो मैं दूसरे और चौथे को एक साथ लिख लूंगा। ठीक है, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अब समय जो है वो समाप्त हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में ही देखेंगे शुरू से। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए आज क्योंकि प्रैक्टिस आपको ज्यादा करानी थी, तो अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब अगर किसी स्टूडेंट के कोई डाउट है तो वो अपने डाउट बता दीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब आप अपने आप डाउट्स पूछ सकते हैं।